पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि एक सीपीयू क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से मेन मेन पार्ट्स होते हैं, उनका अपना क्या काम होता है। आज हम लोग देखेंगे कि एक सीपीयू हमारे सिस्टम में कई प्रकार के कामों को करता है और उसके काम को देखते हुए हमने उसको तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला एएलयू, दूसरा सीयू, जस्ट मिनट, सीयू, और तीसरा एमयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये टोटल तीन टाइप के काम को करता है हमारा एक सिस्टम। हमारे सिस्टम में जितने भी प्रकार के कैलकुलेशंस हैं, इन सारे कैलकुलेशंस को करने की जिम्मेवारी जिस यूनिट के ऊपर होती है उसे हम एएलयू कहेंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के नाम से जानेंगे। अगर हम कहें कि सीयू क्या है, तो हमारे सिस्टम के सारे हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम जिस यूनिट के ऊपर होता है या जिस यूनिट के द्वारा किया जाता है वो कंट्रोल यूनिट है। और हम अपने सिस्टम में जिस यूनिट का इस्तेमाल करके किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं या कोई डेटा स्टोर होता है जिस यूनिट की वजह से, दैट इज मेमोरी यूनिट। ये एलयू का पूरा डेफिनेशन हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एलयू, सीयू और एमयू। शॉर्ट में इतना ही आप कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम में सारे अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस को करने का जिम्मेवारी जिस यूनिट के ऊपर होता है, दैट इज एएलयू। सारे हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम जिस यूनिट के द्वारा किया जाता है, सीयू। और किसी डेटा को स्टोर करने के लिए हम जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो एमयू, यानी कि मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट दो टाइप के होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी को हम लोग मास मेमोरी भी कहते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, अगर हम देखें कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, तो प्राइमरी मेमोरी वैसा ही मेमोरी यूनिट है जो हमेशा हमारे मदरबोर्ड में पाया जाता है, जो हमेशा हमारे मदरबोर्ड में पाया जाता है, मतलब मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है, उसे हम प्राइमरी मेमोरी यूनिट कहते हैं। और ये प्राइमरी मेमोरी यूनिट के बिना हम अपने सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते। चूंकि ये मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है इसीलिए हम इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और चूंकि इसके बिना हम सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते इसलिए हम इसे मेन मेमोरी यूनिट के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट होने की ज़रूरत होती है तो स्टार्ट होने से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो एक प्राइमरी मेमोरी में ही होते हैं, और उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए भी कहीं ना कहीं एक प्राइमरी मेमोरी होता है जो इस काम को कर रहा होता है, तब जाके हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर पाते हैं। एक्चुअली प्राइमरी मेमोरी यूनिट दो होते हैं, एक रैम और दूसरा रोम। अगर हम दोनों की बात कर लें तो दोनों ही हमारे मदरबोर्ड में लगे हुए होते हैं। आप इस प्रकार से देख सकेंगे। हम यहाँ पे रैम और रोम दोनों को दिखाए हैं। देखिए ये है रैम, ये रैम है, और ये है रोम। तो प्राइमरी मेमोरी यूनिट के बारे में हमने बताया कि वैसा मेमोरी यूनिट जिसका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करते हैं, दैट इज प्राइमरी मेमोरी यूनिट। मतलब अगर ये मेमोरी यूनिट है तो हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर पाएंगे, और अगर ये मेमोरी यूनिट नहीं है तो हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते। प्राइमरी मेमोरी यूनिट में हमने दो चीज़ें बताई, एक रैम और दूसरा रोम। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये रैम और रोम क्या है, मतलब कैसा दिखता है ये। तो हमने इसको दिखाया अभी कि रैम ये देखिए इस तरीके का दिख रहा है और रोम देखिए इस तरीके का दिख रहा है। ये एक्चुअली में क्या है, रैम और रोम। तो दोनों का दोनों प्राइमरी मेमोरी यूनिट है। दोनों प्राइमरी मेमोरी कह लीजिए, इंटरनल मेमोरी कह लीजिए, मेन मेमोरी कह लीजिए, दोनों में से किसी के बिना भी हम सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए कि अगर हमारे सिस्टम में रैम ना हो या रैम हम निकाल लें तो हम अपने सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। रोम अगर ना हो तो रोम ना हो ऐसा नहीं होगा आमतौर पे, लेकिन आप फिर भी समझिए कि अगर रोम ना हो तो हम भी फिर भी अपने सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते।
एक्चुअली में क्या है ना कि व्हेन द रोम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय द रैम, व्हेन रोम्स इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय रैम इज कॉल्ड बूटिंग। हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को हम नाम देते हैं बूटिंग। और बूटिंग के दौरान होता क्या है कि रोम में ही मौजूद इंस्ट्रक्शंस, मौजूद ये इंफॉर्मेशंस होती हैं कि हमारा सिस्टम कैसे बूट होना है, हमारा कौन सा डेटा कौन से डिस्क से ट्रांसफ़र होकर के कहाँ एग्जीक्यूट करना है, कैसे प्रोसेस करना है, तब जा करके हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा। और इस काम को हमारा रैम करता है प्रोसेसर्स के साथ साथ मिल करके, मतलब हमारे और भी सिस्टम के कंपोनेंट्स मिल करके, जिसमें कि ये कंपोनेंट्स हमारा रैम भी होता है, ये मिल करके उस काम को कंप्लीट करता है और तब जाके हम अपने कंप्यूटर को बूट कर पाते हैं। इसलिए दोनों का दोनों मेमोरी यूनिट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम अब इन दोनों के डिफरेंसेस को वन बाय वन देखना चाहेंगे यहाँ पे कि क्या है ये रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। तो रैम के बारे में हम कहें, यहाँ पे हमने लिखा हुआ इसका फुल फॉर्म कि रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये इसका फुल फॉर्म हुआ, के नाम से भी जानते हैं नहीं, रैम का फुल फॉर्म हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का हो गया रीड ऑनली मेमोरी। मतलब नाम ही एक अर्थ निकालता है, रैंडम एक्सेस और रीड ऑनली मीन्स ये सिर्फ पढ़ने लायक हो गया और इसे रैंडमाइज तौर पे एक्सेस किया जाएगा, ऐसा हो गया। ये एक्सेस किया जा सकता और ये सिर्फ पढ़ने लायक हो गया। इसको आप दूसरी भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि रैम इज जस्ट लाइक ए कॉपी, ब्लैंक कॉपी, जहां हम पेंसिल का इस्तेमाल करके कुछ भी लिखेंगे और जब मर्जी होगा हम उसको इरेज कर पाएंगे। और रोम इज जस्ट लाइक अ बुक, जिसमें पहले से बहुत कुछ लिखा हुआ है। हम जब मार्केट से खरीद करके लाते हैं तो हम उसे पढ़ने का काम करते हैं, ना कि हम बुक में लिखने का काम करते हैं। तो रोम को आप एक उदाहरण मान लीजिए टेम्पररी वे में कि रोम इज अ बुक और रैम इज ए कॉपी। अब अगर आप इतना मान के चलें तो समझना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। तो देखिए, बुक में पहले से इंस्ट्रक्शंस मौजूद होते हैं, पहले से कुछ ना कुछ डेटा मौजूद होता है, हम लोग उसे सिर्फ पढ़ने का काम करते हैं। जबकि हम रैम की बात कर लें तो रैम में पहले से कुछ मौजूद नहीं होता है, मतलब कॉपी में पहले से कुछ मौजूद नहीं होता है, कॉपी पहले से पूरी तरह खाली होता है। हम उसको अपनी इच्छा अनुसार यूज करते हैं, जब मन है उसमें हम लिखे, जब मन है उसको इरेज किए, फिर जब मन है लिखे, फिर जब मन है इरेज किए। इस तरीके से हम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि रैम क्या है, इट इज फुल्ली वैकेंट मेमोरी, ये पहले से पूरी तरह से खाली होता है। जबकि रोम के बारे में हमने क्या बताया कि इट इज फुल फ्रॉम मेनी इंस्ट्रक्शंस, इसमें पहले से बहुत सारे आदेश पहले से ही मौजूद होते हैं। रैम के बारे में हमने क्या लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड बाय सिस्टम एंड यूजर बोथ। एक्चुअली क्या है ना कि रैम का इस्तेमाल हमारे द्वारा तो किया ही जाता है, सिस्टम्स के द्वारा भी किया जाता है। अब हमारे द्वारा किया जाता है और सिस्टम्स के द्वारा किया जाता है को थोड़ा सा हम यहाँ पे समझना चाहेंगे कि हमारे द्वारा कैसे किया गया या सिस्टम के द्वारा कैसे किया गया। जब हम अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये टेक्निकल लैंग्वेज, हम एकदम आसान भाषा में समझाना चाहेंगे आपको कि जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं ना, तो ऑन होते वक्त आपको एक बीप का साउंड सुनाई देता होगा, हल्का सा, लाइक टींग, ऐसा समझ लीजिए। यहां से ये बीप का साउंड, मतलब आपके बटन प्रेस करने से लेकर के ये बीप का साउंड आने तक का, इस दौरान जो समय लगा और इस दौरान जो सिस्टम के द्वारा काम किया गया, हम कह सकते हैं इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। और इस प्रक्रिया में हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि हमारे सिस्टम में रोम में मौजूद कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जिन्हें एग्जीक्यूट किया गया, और इसीलिए हम इसको नाम देते हैं कि ये बूट हुआ, बूटिंग प्रोसेस। व्हेन द रोम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय द रैम इज कॉल्ड बूटिंग।
तो आपने क्या देखा कि रैम में पहले से इंस्ट्रक्शंस था। इसका मतलब है कि कंप्यूटर को बूट होने, सॉरी, रोम में हम यहाँ पे एक गलती करिए, रोम में पहले से इंस्ट्रक्शंस था और उस इंस्ट्रक्शंस को एट द टाइम ऑफ बूटिंग इस्तेमाल किया गया। किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया? हमारे द्वारा। हमने किया नहीं, हमने सिर्फ बटन प्रेस किया, बाकी सिस्टम ऑन हुआ। तो ये इस समय रोम का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया? सिस्टम के द्वारा किया गया। अब एक और छोटा सा सवाल है कि मान लेते हैं हम सिस्टम चलिए प्रॉपरली तरीके से हम ऑन कर लिए। ऑन करते वक्त ऑन हो चुका है, अगर पासवर्ड वगैरह है सिस्टम में, पासवर्ड डाल चुके हैं, सिस्टम पूरा प्रॉपरली ऑन है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है वो इस मोड में आ चुका है। सपोज कर लीजिए, आने के बाद अगर हम अब आपसे कहते हैं कि टाइपिंग करिए, कैसे करेंगे आप टाइपिंग? बस कीबोर्ड लेंगे और शुरू हो जाएंगे, खट 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 खट, टाइपिंग शुरू? ऐसा नहीं कर सकते, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर खोलेंगे। चलिए उदाहरण के तौर पे हम यहाँ क्या करते हैं, एक नोटपैड खोल लेते हैं। हम कैसे ओपन करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आगे की जानकारी में हम इसको भी बताएंगे। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बस फिलहाल ओपन कर लिया और अब हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हम कुछ टाइप करते हैं, लाइक राम इज अ गुड बॉय। हमारे पूरे प्रक्रिया को समझिएगा कि अभी तक हमने क्या क्या किया हुआ है। तो अभी तक हमने अपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद हमने नोटपैड ऑन किया। नोटपैड ऑन करने के बाद हमने कुछ सेंटेंस लिखा, राम इज अ गुड बॉय। अब इस वक्त अगर हमारा सिस्टम बंद हो जाए, हम नहीं करें, बंद हो जाए का मतलब है कि डायरेक्ट पावर कट हो जाए। कोई बच्चा आके सीपीयू के पावर बटन को प्रेस कर दे, किसी भी वजह से अगर हमारा सिस्टम बंद हो जाए, तो मेरा एक सवाल है कि ये हमने जो अभी टाइप किया है, जब हम वापस सिस्टम को ऑन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये मतलब ये सेंटेंस जो हमने टाइप किया, जो हमारा पिछली बार मेहनत लगा, चाहे 10 सेकंड लगे 1 घंटा लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चीज को टाइप करने में हमारा एक समय लगा था और हम चाहेंगे कि ये हमको वापस मिले। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि नहीं, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम ऐसा देखिए, आप यहाँ पे कहेंगे कि नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है कह दें कि मिले। हम ही क्लियर करते हैं कि ये आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप कहेंगे कि सेव नहीं है। तो इसका मतलब फिर हम अगला ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर हम इसको सेव कर दिए होते और उसके बाद पावर कट होता तो मिल जाता, एकदम पक्का मिल जाता। अब टेक्निकली एक चीज पे ध्यान दीजिए कि अगर हम सेव कर दिए होते तो मिलता, अगर नहीं सेव किए हैं तो नहीं मिलता। तो ये अभी कैसे मिल रहा है, इस वक्त कैसे मिल रहा है? नहीं समझे आप लोग? ऐसे समझिए, सिस्टम का काम क्या होता है? इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना। तो जिस वक्त, जितना हम समझ रहे हैं सिस्टम को, जिस वक्त हम राम इज अ गुड बॉय लिखने के लिए आर प्रेस किए,
आर सिस्टम में इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ और आउटपुट हो गया, आर दिख गया हमको। अब अगर हम एक प्रैक्टिकल थॉट पे आए तो जैसे ही हम आर ए लिखे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है, ये मेरा नॉलेज ये कहता है कि भाई तब तो आर मिट जाना चाहिए था, क्योंकि आर हमने सेव किया नहीं था, फिर हमको तो सिर्फ ए दिखना चाहिए था। और जैसे ही हम अगला कैरेक्टर एम लिखना चाहते तो ए मिट जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कोई मेमोरी अगर इन्वॉल्व नहीं है, अगर कोई मेमोरी इन्वॉल्व नहीं है, कोई मेमोरी अगर हमारे इस डेटा को सेव नहीं रखे हुए है, तो ये दिख कैसे सकता है? कंटिन्यू पुराना वाला भी हमारा रिकॉर्ड दिख रहा है ना। अभी हम आगे लिखते जा रहे हैं राम इज अ गुड बॉय, तो मेरे दिमाग में जो डाउट है वो ये कि भाई ये अभी तक कैसे दिख रहा है? जब हम आगे लिख रहे हैं तो ये पुराना वाला कैसे दिख रहा है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, कहानी खत्म। पुराना वाला तो दिखना ही नहीं चाहिए, फिर भी वो दिख रहा है। तो अगर ये दिख रहा है, इसका मतलब है कि एक मेमोरी है जो इसको होल्ड करके रखे हुए है, एक मेमोरी है जो अभी तक इसको सुरक्षित रखे हुए है। और वो मेमोरी रैम है। इसको ऐसे लिखना गलत होगा, हमेशा कैपिटल में ही लिखेंगे हम। हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम जब अपने सिस्टम पे किसी भी प्रकार के काम को करते हैं, किसी भी, आई रिपीट, किसी भी प्रकार के काम को करते हैं, वो उस वक्त टेम्परेरी मोड में जिस मेमोरी का इस्तेमाल करता है वो मेमोरी हमारा रैम है। और इसीलिए रैम को हम टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब दिमाग में ये बात आता होगा कि टेम्पररी मतलब कितना देर डेटा होल्ड करेगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कितना देर? तो कितना देर का जवाब ये है कि जब तक हमारे सिस्टम में पावर इनपुट होते रहेगा, जब तक पावर कट नहीं हुआ, तब तक हमारे डेटा को होल्ड करके रखने का काम कौन करता है? रैम करता है। या फिर हम जब तक अगर हम डेटा को सेव करते हैं तो वो तो सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अगर हम सेव नहीं किए हैं और हम रेगुलर काम कर रहे हैं तो हम जो काम कर रहे हैं वो इस वक्त भी कहीं ना कहीं सेव है। ये बात अलग है कि वो जहां सेव है वो मेमोरी टेम्पररी मेमोरी है, वो वोलाटाइल नेचर का है, क्षणिक है, उड़नशील है, आमिर खान का गजनी है, सॉरी, गजनी का आमिर खान है, कि वो कुछ ही देर तक याद रखेगा हमारे डेटा को। तब तक रखेगा जब तक पावर इनपुट हो रहा है सिस्टम में। जैसे ही पावर कट वो भूल जाएगा। मतलब अगली बार जब हम सिस्टम को ऑन करेंगे और अगर हमने इसको सेव नहीं किया था अपना पुराना वाला ये सेंटेंस, तो ये हमको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अभी मिल रहा है तो इसके पीछे एक वजह है, और अभी का वजह यही है कि ये डेटा इस वक्त हमारे रैम में मौजूद है। इट मीन्स कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, यूजर के द्वारा किया जा रहा है। रैम के बारे में हम अगर और देखें, यहाँ पे हमने पहला लाइन बोला कि इट इज फुल्ली वैकेंट मेमोरी, रैम पूरी तरह से खाली होता है, जबकि रोम पहले से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। दूसरा सेंटेंस जो है, इट इज यूज्ड बाय सिस्टम एंड यूजर बोथ। कौन? रैम। सिस्टम एंड यूजर बोथ। यूजर कैसे यूज करता है ये तो मैंने अभी बताया कि जब हम कोई भी काम करते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ टाइपिंग, उस वक्त जो हमारे डेटा को होल्ड करके रखे हुए हैं, जब तक हम डेटा सेव नहीं किए हैं और हम काम कर रहे हैं, तो वो काम जिस मेमोरी में स्टोर्ड है दैट इज रैम।
सिस्टम भी रैम का इस्तेमाल करता है। सिस्टम रैम का क्यों इस्तेमाल करता है? जब रोम का इंस्ट्रक्शंस सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा था एट द टाइम ऑफ बूटिंग, तो उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाने में रैम कहीं ना कहीं मददगार था, इसलिए सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है। उतना ही नहीं, आप अभी भी अगर सिस्टम रन कर रहे हैं तो आपके सिस्टम का कुछ मेमोरी रैम के द्वारा, मतलब कुछ सिस्टम जो है, कुछ एप्लीकेशंस जो आपका रन कर रहा है वो रैम में ही है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि मान लेते हैं अभी इस वक्त हमारे सिस्टम में हम देखें तो हम कुछ एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। ये एप्लीकेशंस हैं कुछ जिसको हमारे द्वारा यूज किया जा रहा है, जैसे पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन हम खोले हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड जिसका इस्तेमाल करके हम अभी क्लास ले रहे हैं, नोटपैड हमारा खुला हुआ है जो कि हमने अभी ओपन किया। ये कुछ और भी सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे द्वारा खोले गए। आप देख सकते हैं मेमोरी, कितना मेमोरी मतलब कितना रैम हमारे सिस्टम के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो इन एप्लीकेशंस को ओपन करने के लिए यूज किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये सिस्टम जिस वजह से स्टार्ट है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस में देखिए 97 अभी भी ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको रैम के द्वारा, जिनका यूज रैम पर ही हो रहा है। मतलब कि अगर रैम है तो ये रन कर पा रहा है, और अगर नहीं होता तो शायद ये रन नहीं कर रहा होता। और एक सिस्टम अगर स्टार्ट है तो समझ लीजिए कि सिस्टम के अंदर कई सारे प्रोग्राम, कई सारे एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं। आप जब मार्केट से एक मोबाइल परचेज करते हैं जिसमें मेंशन होता है 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज कैपेसिटी का आपने मोबाइल परचेज किया, तो 4 GB का मतलब क्या कि आप 4 GB को फुल यूटिलाइज आप करते हैं? नहीं, पहले से जब भी आपका मोबाइल ऑन रहता है तो समझिए कि ऑलमोस्ट 1 GB 1.5 GB वो खुद यूज कर रहा होता है, इसी वजह से तो वो ऑन है। अगर वो यूज नहीं करेगा तो वो ऑन नहीं रहेगा। हमारे मोबाइल फोन में भी रैम होता है, रोम होता है। हमारे सिस्टम में जिस प्रकार से रैम रोम होता है, हमारे टेलीविजन में भी रैम होता है, रोम होता है। इतना ही नहीं, हमारे प्रिंटर में भी रैम होता है, नहीं तो वो डेटा प्रिंट नहीं कर पाएगा। जब आप एक साथ ऑर्डर दे देते हैं कि 500 पेजेस के डेटा को प्रिंट करना है, तो वो डेटा को होल्ड करके कहीं ना कहीं रखने की उसको जरूरत होती है, तो वहां भी रैम होता है। खैर, हम रैम के बारे में बता रहे थे, रैम में कि इट इज यूज्ड बाय सिस्टम एंड यूजर बोथ। कौन? रैम। रैम का इस्तेमाल सिस्टम और यूजर दोनों के द्वारा किया जाता है, और जबकि रोम के बारे में हमने यहाँ पे बताया इट इज यूज्ड बाय सिस्टम ओनली। रोम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के द्वारा किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के द्वारा। कब? एट द टाइम ऑफ बूटिंग, जब हम सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं तब हम रैम का इस्तेमाल करते हैं। इट्स नेचर इज वोलाटाइल, जैसा हम अभी बता चुके कि रैम का नेचर वोलाटाइल है, क्षणिक है, उड़नशील है। गजनी का आमिर खान है, थोड़ी देर रखेगा याद। तो यहाँ थोड़ी देर का टाइम लिमिट नहीं है, जब तक पावर रहेगा तब तक याद रखेगा, जैसे ही पावर कट कट। दूसरी भाषा में और समझ सकते हैं आप, सपोज करिए कि एक डेटा है जिसको हमको कॉपी करना है। मान लेते हैं कि 5 GB का डेटा है जिसको एक डिस्क से दूसरे डिस्क में ट्रांसफर करना है हमको। 5 GB पूरा का पूरा, मतलब आपकी भाषा में समझाना चाहे तो 5 मूवी है मेरे पास पेन ड्राइव में, उसको डालना है सिस्टम में। पेन ड्राइव यानी कि एक सेकेंडरी मेमोरी, और सिस्टम में मतलब वहां भी हार्ड डिस्क, ये जो भी डिस्क हम इस्तेमाल करेंगे वो भी एक सेकेंडरी मेमोरी। तो यहां से यहां तक डेटा को लाने और ले जाने के लिए एक मेमोरी चाहिए। आपको यहां से वहां तक ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। आप उसकी जगह जिस प्रकार से बस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ऐसे ही समझ लीजिए कि सिस्टम में भी बसेस होते हैं, और उनमें से एक चीज जो होता है दैट इज रैम। अब मान लीजिए आपने ऑर्डर दिया सिस्टम को कि ये प्रोसेस करो। लगभग एक मूवी पूरी तरह ट्रांसफर हो चुका, 1.5 मूवी के आसपास ट्रांसफर हो चुका, और अचानक से पावर हो गया कट। अब मेरा सवाल ये है कि क्या जब हम अगली बार सिस्टम को ऑन करेंगे तो क्या होगा? क्या लगता है आपको? वो पूरा का पूरा डेटा एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर हो चुका होगा?
नहीं, क्योंकि 1 से 1.5 MB ही अभी तक जा पाया था। तो क्या लगता है जब सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो फिर अगला जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ पार्ट से वो खुद से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा? तो ऐसा भी नहीं होगा, आपको फिर से इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि कंप्यूटर भूल गया। भूल क्यों गया? क्योंकि पावर कट हो गया था। तो याद क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि पिछली बार आपने जो ऑर्डर दिया था, जो भी आप ऑर्डर देते हैं वो पूरा करने का काम जिसके पास ये जिम्मेवारी है, दैट इज रैम। और रैम जब इसको पूरा कर रहा था तो रैम अपने नेचर के मुताबिक, मतलब वोलाटाइल नेचर के मुताबिक, जब तक पावर था तब तक याद रखे हुए था, तब तक वो काम कर रहा था। जैसे ही पावर कट, भूल गया, अगली बार फिर से आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो रैम का नेचर वोलाटाइल होता है, रोम का नेचर नॉन वोलाटाइल होता है। अगर रोम नॉन वोलाटाइल हो जाए तो क्या होगा, सोच करके देखिए। मतलब सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है वो यही भूल जाए। अब कोई डिवाइस अगर यही भूल जाए कि सिस्टम स्टार्ट कैसे होगा, तो सिस्टम स्टार्ट हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो इसी में होता है, जिसे हम बायोस के नाम से जानते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये नॉन वोलेटाइल होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये हमारे मदरबोर्ड में सोल्डिंग किया हुआ होता है, ये एकदम चिप की तरह, कि इसे निकाला नहीं जा सके, इसे बदला नहीं जा सके। टेम्पररी वे में, अभी आप समझिए, टेम्पररी वे में आप समझिए हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि जब आप डीप में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, रोम के भी इंस्ट्रक्शंस को चेंज किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी चेंज हो गया, नहीं, थ्योरी अभी तक यही है कि रोम को बदला नहीं जाता, रोम के इंस्ट्रक्शंस को बदला नहीं जाता, इसीलिए तो इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आफ्टर पावर गोन द डेटा विच इज स्टोर्ड इन रैम इज आल्सो गॉन फ्रॉम कंप्यूटर। जैसे ही पावर जाता है तो हमारा रैम में जो डेटा स्टोर्ड है वो भी चला जाएगा। ये हो गया। और आफ्टर पावर गोन, कितनी बार भी लाइन कटे आए जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, रोम का डेटा रोम में ही रहेगा, मतलब वो रहेगा। जब आप अगली बार सिस्टम स्टार्ट करेंगे फिर से वो स्टार्ट होगा ही होगा। इनसाइड ऑफ मदरबोर्ड वी फाउंड 2 सॉकेट, एक्चुअली 2 नहीं, जनरली हम लोग 2 सॉकेट्स पाते हैं। हम जब आपको मदरबोर्ड का कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए थे, इवन अभी भी हम जब रैम का फोटो दिखा रहे थे, तो आप यहाँ नोटिस करिए, इसमें रैम के 1 2 3 सॉकेट्स, नहीं सॉरी, इसमें 2 सॉकेट्स हैं। और इसमें अगर आप नोटिस करिए तो 1 2 3 4 सॉकेट हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि मदरबोर्ड जब आप सर्च करेंगे, जैसे हम कुछ और देखते हैं कहीं मदरबोर्ड, ये रहा। आप इसमें अगर देखिए तो रैम के 2 सॉकेट्स हैं, एक यहाँ एक यहाँ। इसमें देखिए तो 4 सॉकेट्स हैं। ये निर्भर करता है कि भाई आप कितना पैसा खर्च किए हैं, आप किस तरीके का बोर्ड परचेज किए हैं। अगर आप एक अच्छा बोर्ड परचेज किए हैं तो ज़्यादा सॉकेट्स आपको मिल जाएंगे बोर्ड में। अगर कम पैसा खर्च किए हैं तो आपको कम सॉकेट्स मिलेंगे। तो उसी हिसाब से कि हम लोग जनरली मदरबोर्ड में 2 सॉकेट्स पाते हैं जहां हम रैम को आसानी से लगा सकते हैं। जबकि रोम के बारे में हमने क्या बताया कि इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक फाउंड अ चिप व्हिच इज फिक्स्ड इन एनी मदरबोर्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग। जब मदरबोर्ड को बनाया जा रहा था तभी उसी समय उसमें सोल्डिंग की तरह उसको फिक्स कर दिया जाता है। रैम के बारे में हमने लिखा हुआ है कि वी कैन इजिली चेंज इट, जबकि रोम के बारे में हमने लिखा हुआ है कि वी कांट चेंज इट। हम लोग अलग अलग टाइप की कैपेसिटी के रैम मार्केट में पाते हैं, जैसे 1 GB 2 GB 4 GB, ये आप लोगों को भी पता है। अब ये जीबी क्या होता है हम इसको आगे के क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB, इस तरीके के हम कई सारे रैम मार्केट में पाते हैं। 128 GB का भी रैम आता है मार्केट में। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सिस्टम में उतनी ही कैपेसिटी का रैम लगाएंगे, जबकि रोम की अलग से कोई कैपेसिटी नहीं होती है। इट सपोर्ट द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। यहाँ एक सवाल और आता है कि रैम ये इतनी अलग अलग कैपेसिटी में आ रहा है, तो आपके दिमाग में ये अक्सर बात आती है कि हम रैम अगर अपने सिस्टम में थोड़ा सा इंक्रीज कर दें तो क्या हमारे सिस्टम का स्पीड बढ़ जाएगा? डेफिनेटली, बट एक लिमिट में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है ये, इसको भी समझिएगा।
वक्त जरूर लगेगा आपको कुछ चीज़ों को समझने में, लेकिन धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेगी। और अगर हमारे समझाने का ये तरीका आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। हम बता रहे थे कि मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले हम एक एग्जांपल दिए थे कि 5 मूवी को कॉपी करना है और हमारे सिस्टम में रखना है, पेन ड्राइव के थ्रू सिस्टम में डालना है। हमने ये भी बताया कि यहाँ पे रैम का ज़रूरत होता है, रैम यहाँ यूज़ होता है। इसका मतलब आपके दिमाग में तो ये बातें आ रही होगी कि भाई अगर रैम मेरा ज़्यादा कैपेसिटी का होगा तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं कि अगर 1 GB का रैम है और सब कुछ भूल जाइए, मान लीजिए कि पूरा रैम इसी काम को करने के लिए लगा हुआ है, ऐसा मान लीजिए आप अभी टेम्पररी। तो ये कहेंगे कि अगर ये 5 मूवी को ट्रांसफर करना है, इसका मतलब है कि रैम 5 बार डेटा को एक बार उठाया पहुंचाया, तो एक बार इसकी कैपेसिटी अगर 1 GB की है तो 1 GB उठाया ले गया, फिर दूसरी बार आया दूसरा GB मतलब 1 GB और उठाया ले गया, तीसरा ले गया, चौथा ले गया, पांचवा ले गया। अगर रैम 2 GB का होता तो 3 बार आना जाना पड़ता, क्योंकि 2 बार में कंप्लीट करता नहीं। अगर रैम 4 GB का होता तो 2 बार आना जाना पड़ता। अगर 8 GB का होता तो एक बार आना जाना पड़ता। अगर 16 GB का रैम होता तो क्या आधा बार आना जाना पड़ता, कि एक बार आना ही जाना, एक बार आना एक बार जाना पड़ेगा ना उसको, यहाँ से डेटा उठा करके और वापस वहां तक पहुंचाना पड़ेगा ना। अगर 32 GB का होगा तो 1/4 टाइम ऐसा नहीं होता है। हम इसको समझाने के लिए एक दूसरा उदाहरण और लेना चाहेंगे। मान लेते हैं मेरे पास एक साइड एक ड्राम है बड़ा सा, और एक साइड मान लेते हैं कुछ है तालाब, इसमें बहुत सारा पानी है। इस ड्राम को भरना है। भरने के लिए अगर हम चम्मच का इस्तेमाल करें तो बहुत वक्त, इमेजिन करिए सिर्फ टाइम को। गिलास का इस्तेमाल करें तो चम्मच से कम वक्त या ज्यादा, तो कम वक्त लगेगा। जग का इस्तेमाल करें तो और कम वक्त लगेगा। बाल्टी का इस्तेमाल करें तो और कम वक्त लगेगा। आई एग्री। इसी साइज के हाफ साइज का ड्राम इस्तेमाल करें तो और कम वक्त लगेगा। इसी साइज का ड्राम इस्तेमाल करें तो और कम वक्त लगेगा। इसके डबल साइज का ड्राम इस्तेमाल करें तो अब कम वक्त नहीं लगेगा ना। एक बार का जो टाइमिंग है वो तो लगना ही लगना है, हर हाल में लगना है। यहाँ पे यही चीज है रैम के साथ। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे सिस्टम का जो स्पीड है वो 5 चीजों पे निर्भर करता है। हमारे सिस्टम का जो स्पीड है वो 5 चीजों पे निर्भर करता है। पहला, मदरबोर्ड। दूसरा, प्रोसेसर। तीसरा, रैम। चौथा, HDD स्पीड मतलब स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, आप इसको HDD नहीं मानेंगे। और पांचवा, कैश मेमोरी। मेरी हैंडराइटिंग पूरी तरह खराब है, खराब नहीं पूरी खराब है, इसको आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिए। धीरे धीरे हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली इस पर भी हम फ्रेश वे में शुरू ही किए हैं। तो यहाँ 5 चीजों की जरूरत होती है को आप ऐसे समझिए कि हम जब उदाहरण दे रहे थे किसी डेटा को कॉपी करने का, तो हम कहे कि मान लीजिए कि रैम ही सिर्फ करता है। एक्चुअली में सिर्फ नहीं करता, उस वक्त हमारा ये 5 डिवाइस यूज हो रहा होता है, जिसमें रैम का भी एक योगदान है ना।
एक मिनट। हाँ, एक एक योगदान तो रैम का भी है। तो रैम हमें ऐसा परचेस करना चाहिए जो हमारे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क स्पीड मतलब एक दूसरे के साथ कंपेटिबल हो। वो हमेशा कभी भी कोई भी सिस्टम परचेस करिए तो कंपेटेबिलिटी एकदम चेक कर लेनी है, समझ लेनी है। इसको आप ऐसे उदाहरण के तौर पे समझिए कि मर्सिडीज कार में आप अल्टो का टायर नहीं लगा सकते। मतलब i9 के 10th जनरेशन प्रोसेसर के साथ 4 GB का रैम अगर आप यूज करते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और i3 के साथ 64 GB का रैम यूज करते हैं तो भी आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आपको हमेशा अपनी कंपेटेबिलिटी को देख लेना है कि हमारे सिस्टम का मदरबोर्ड कैसा है, प्रोसेसर कौन सा लगाए हैं हम, उसके हिसाब से रैम लगा हुआ होना चाहिए। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि हमारे घर में ये 5 नौकर हैं और पांचों नौकर किसी भी काम को अगर करते हैं तो पांचों के पांचों मिल करके करते हैं, कोई अकेले नहीं करता। अब अगर 5 नौकर में आप इमेजिन करिए कि एक नौकर 10 किलो वजन उठाता है, दूसरा 10 किलो वजन उठाता है, चौथा और पांचवा भी 10 10 किलो उठाता है, तो दूसरा वाला अगर 5 किलो वजन उठा सकने वाला रहेगा, तीसरा वाला, तो मेरा काम जल्दी होगा? नहीं होगा। उसके लिए 10 kg वजन इसको भी उठाने आना चाहिए। या हम मान लेते हैं कि 20 kg वजन उठाने वाला हम एक को रख ले, तो क्या लगता है काम मेरा जल्दी हो जाएगा? नहीं, तभी वो काम इक्वली होगा। मतलब जो एक एवरेज रेशियो है, एवरेज नहीं कहेंगे, जो सबसे कम प्रोसेसिंग स्पीड का यहाँ पे डिवाइस है उसके मुताबिक काम होगा। मतलब किसी चार के फास्ट होने से कुछ नहीं होगा, पांचों का पांचों एक समान होना चाहिए। इसी के ऊपर हमारे सिस्टम का स्पीड निर्भर करता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन हम इस वीडियो को ब्रेक भी नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ये वीडियो इतना ही लंबा रहे, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। अभी आप एक चीज को ही समझ रहे हैं, रैम और रोम। तो हम बता रहे थे कि रैम जो है वो अलग अलग प्रकार की कैपेसिटी में आता है और रोम की अलग से कोई कैपेसिटी नहीं होती। इट सपोर्ट द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। कौन? रैम। रैम हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जबकि रोम के बारे में, इट्स असाइन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। रैम हमारे सिस्टम के प्रोसेसिंग स्पीड को दिखलाता है। इट कंटिन्यूस वर्क ऑन एनी कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग टू एट टाइम ऑफ एंडिंग। कौन? रैम। जब हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तब से ये काम करना शुरू करता है, तब तक ना जब तक हम सिस्टम को बंद नहीं करते। जब हम अपने मोबाइल को स्टार्ट करते हैं तब से ये रैम काम करना शुरू करता है, तब तक जब तक मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता है। जबकि रोम का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम को बूट करना होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करना होता है। यहाँ अगर नहीं दिख रहा हो तो अच्छा, नहीं दिख पाएगा। तो आज रैम रोम का ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हुआ हो, कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में हो, तो बेशक आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने में। हो सकता है कि कहीं कहीं पे आप उलझिए। जब आप उलझिएगा तो इन वीडियो को आप 2 बार 3 बार करके रिपीट करके देखिए, तब समझने की कोशिश करिए कि हम एक्चुअली में आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। एक पॉइंट छूट गया था, देखिए, वी कैन इजिली चेंज इट एंड वी कांट चेंज इट। हम रोम को नहीं बदल सकते और रैम को हम बदल सकते हैं। रोम रैम जब चाहें कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, जबकि रोम के साथ ऐसा नहीं है, रोम फिक्स्ड होता है। हम डीप में जब रैम और रोम के बारे में कभी डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रैम के भी कई सारे टाइप होते हैं और रोम के भी कई सारे टाइप होते हैं। और रोम के जब अलग अलग टाइप्स को आप देखेंगे तो मालूम होगा कि फिर तो डेफिनेशंस ही बदल गया पूरी तरह से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे एक लाइक ज़रूर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।